So इस पर्टिकुलर वीडियो में we'll be discussing another microfinance player, स्पंदना स्फूर्ति. अब if you have seen my credit access ग्रामीण पे जो मैंने वीडियो बनाया था, उस पे I had explained कि ये जो MFI वाला स्पेस है, उस पे लास्ट 2 ईयर से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ड्यू टू ओवर लेवरेज्ड बोरोवर्स जो कि अपने लोन्स पे नहीं कर पा रहे थे, एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स की वजह से ये जितने भी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स हैं उनके उनके अभी फाइनेंशियल बहुत खराब आए थे, रिजल्ट्स भी बहुत खराब हुआ था. सो the microfinance space for in immense pressure for the past few years. और अब धीरे धीरे उसमें एक रिकवरी देखने मिल रही है. क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में भी यही देखने मिला था, और स्पंदना स्फूर्ति एक और जो माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है उसमें भी स्लोली ये देखने मिल रहा है. अभी भी इसके जो फुल ईयर FY26 नंबर्स देखोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स है. ऑब्वियसली वो अभी भी लॉस में है फुल ईयर बेसिस पे, बट Q4 नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिल रही है. Q4 नंबर से थोड़ा सा रिकवरी देखने मिल रहा है. एंड मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. सो अगर पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे थोड़ा सा रिकवरी अगर देखने मिलता है, सारे कंपनीज को वो बेनिफिट देखने मिलेगा आगे जाके. सो दैट्स हाउ वी लुक एट स्पंदना स्फूर्ति. और मेन स्टोरी स्पंदना स्फूर्ति का भी सेम वैसा ही हो जाता है जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का हुआ था. अगेन मैं ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं इस कंपनी पे, और एकदम टू द पॉइंट रखेंगे, बिकॉज स्टोरी अगेन सिमिलर ही है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का. क्या अच्छा था, फिर प्रॉब्लम्स क्या हुए जिसमें डिप डाउन देखने मिला, और अब वहां से एक रिकवरी देखने मिल रहा है. उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. उनका Q4 FY26 नंबर्स कैसे थे, एंड आके FY27 का गाइडेंस कैसा है, उस पर्सपेक्टिव से वील बी डिस्कसिंग दिस कंपनी. सो स्पंदना स्फूर्ति का भी बिजनेस मॉडल सिमिलर है. वो ग्रुप लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू रूरल वुमेन. लाइक एक ग्रुप पे 5 और मोर वुमेन वाला ग्रुप आएगा तो उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, एंड दोज लोन्स आर मोस्टली गारंटीड बाय द फेलो वुमेन आउट देयर. मोस्टली बहुत बार होता है कि गारंटी आप प्रोवाइड तो करते हो ग्रुप लोन्स में, बट बहुत बार ये भी होता है कि वो आपको वो गारंटी मिलती भी नहीं है. उसके बारे में कंपनी ने एक डिस्कशन भी किया है अपने कॉन कॉल पे. बट मेन इनका बिजनेस मॉडल यही है कि ग्रुप लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो रूरल वुमेन, सेम जो क्रेडिट एक्सेस गवर्नमेंट करता था. सो इस तरीके से इसलिए ये भी एक माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे प्लेयर है, और इनके नंबर्स भी प्री 2025 अच्छे थे. 2025 में एक बहुत बड़ा देखने मिला था जिसमें इनका AUM भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था, एसेट क्वालिटी भी बहुत ज्यादा वीकन हो गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बुरी तरह से हिट हो गई थी. एंड FY26 फुल ईयर नंबर्स में भी ये इशू देखने मिल रहा है, बट एक क्लीन अप फेज है. क्लीन अप फेज मतलब राइट ऑफ भी कर रहे हैं, वो खराब लोन्स निकाल रहे हैं वो. सो फुल ईयर बेसिस पे भी आप अगर देखोगे तो उसके पैट नंबर्स जो है वो भी बहुत खराब है. बट इम्पोर्टेंट what is important to see for this company out here is the Q4 numbers, right? The Q4 FY26 is the actual number जहाँ पे आपको एक रिकवरी देखने मिल रही है. पैट अब आपका जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट हैज रीच्ड 5 करोड़, एंड यहाँ से एक आगे जाके रिकवरी देखने मिलता है. बिकॉज आपके Q4 नंबर्स के हिसाब से आपका एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है. आपका कलेक्शन एफिशिएंसी इज आल्सो इम्प्रूविंग. आपका जो पोर्टफोलियो एट रिस्क जो एक मेट्रिक होता है विच एक्चुअली टेल्स यू कि कितना आपका पोर्टफोलियो है विच इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिफॉल्टेड, वो भी उस पे भी आपको एक बेटर एफिशिएंट नंबर देखने मिल रहा है. आपका जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, एंड देन आपका डिसबर्समेंट्स आर आल्सो इंप्रूविंग. So your gross NPA, net NPA numbers are also improving. ये सब Q4 में हो रहा है, एंड आगे का गाइडेंस और कंपनी जो काम कर रही है उसके बेसिस पे भी लग रहा है कि that they are working hard to like maintain their asset quality ratios going forward. और इनका FY27 में their expectation is to grow their AUM by I guess 40%. उनका 6500 का टारगेट है अभी. आई थिंक अभी FY26 में it was around 4,000 करोड़ in FY26, और 6,500 का टारगेट मेंटेन करके चल रहे हैं. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी would also improve. So ये एक स्टोरी लाइन सारे ही मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस जो अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ उस पर भी देखने मिल रही है, और स्पंदना पे भी इसी तरीके से एक स्टोरी देखने मिल रही है. अब अगर थोड़ा सा इन डेप्थ जाना हो विद द नंबर्स और थोड़े से डिस्कशन और करने हो स्पंदना स्फूर्ति के ऊपर, सो आई वुड लाइक टू उसमें डिस्कस में करना चाहता हूँ आप ऑन सम की एलिमेंट्स जो
जो आई वाज रीडिंग हियर, और जिसके बेसिस पे आई हैव एनालाइज दिस कंपनी टू अंडरस्टैंड कि और क्या हो रहा है, बिकॉज स्टोरी तो अब क्लियर है, बट उसके अंदर और थोड़ा अगर इन डेप्थ जाए तो व्हाट आर सम की मेट्रिक्स व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट, और ये कंपनी कर क्या रही है, बिकॉज ये कंपनी एक मर्जर भी कर रही है टू गेट इनटू द इंडिविजुअल सिक्योर्ड एंड नॉन सिक्योर्ड लोन्स वाला सेगमेंट पे भी वो जा रही है टू डाइवर्सिफाई, ऑब्वियसली टू डाइवर्सिफाई दैट लोन बुक। सो अगर उस हिसाब से बात करना हो, थोड़ा इन डेप्थ जाना हो, तो अगर देखो आप FY 26 में 80% जो इनका AUM था, वो AUM था was into the microfinance space, and those 80% was according to the new book which they call, and 20% was old book. अब ये new book और old book में क्या difference है? New book is basically the loans provided uh, uh, to the customers according to the new framework which came after the MFI crisis in, I think, in 2025, after 2025 एक फ्रेमवर्क निकला था कि अब वो अपने लोन बुक को क्लीन करेंगे और उन्हीं कस्टमर्स को देंगे जिसका क्रेडिट क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। देयर माइट बी लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, और डिस्कशन अगर करना हो तो 2 घंटे तक डिस्कशन हो सकता है, बट बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट और एकदम सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। सो ये जो न्यू बुक दे आर सेइंग ऑफ द टोटल AUM, ये न्यू बुक इज directed towards the customers so which are of a higher quality, and the old book, the 20% old book, are of those customers जो before MFI stress period के पहले जो customers थे उनके ऊपर directed है। अब obviously MFI stress period के पहले जो customers थे जिनको loans ये देते थे वो obviously बहुत ज्यादा over leveraged position पे आ जाता था, right? इसके वजह से ही MFI पे stress हुआ। most of these borrowers had lots of loans from different MFI players and different banks, and ये इतने ओवर लेवरेज हो गए थे कि और अपने लोन्स को रिपे नहीं कर पा रहे थे। सो वो मोर थोड़ा सा क्रेडिट रिस्की टाइप ऑफ कस्टमर्स थे। बट आफ्टर द MFI crisis, the directorial changed, and this company started giving more loans towards the more better credit quality customers, right? So इनका लोन बुक अगर देखो तो 80% is directed towards the more better quality customers, and 20% is the पुराना वाला customers. But it's good कि 80% is towards the good credit quality one, क्योंकि उससे ही आपका एसेट क्वालिटी बेटर आपको देखने मिलेगा आगे जाके। वो एक अच्छा पॉइंटर है इनके, ये जो जिस हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं उस पे, और इनके थोड़े नंबर्स पे भी इन डेप्थ जाते हैं ऑफ हाउ दे परफॉर्म इन FY 25 जब MFI पे स्ट्रेस हुआ था। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट माय स्क्रीन हियर टू जस्ट चेक आउट द नंबर्स एंड टेल यू कि नंबर्स कैसे हुए थे, उसके बेसिस पे अभी Q4 नंबर्स क्या है एंड FY 27 में व्हाट दे आर गाइडिंग, राइट? सो अब देखा जाए FY 25 में जो इनका जब स्ट्रेस हुआ था, देयर AUM जो था वो 43% से फॉल हो गया था। डिसबर्समेंट्स फेल बाय 48%। आपका स्टैंड अलोन जो ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट होता है उसका नंबर 4.8% पहुंच गया था, एंड इट वाज अराउंड 1 to 2% मान के चलो उसके मिड में था इन बिफोर द MFI क्राइसिस। तो ऑब्वियसली 5% के रेंज में जाना is a very bad credit asset quality in that front। तो वो उधर तक इंक्रीज हो गया था, और ये सब क्यों हुआ था? इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ओवर लेवरेजिंग ऑफ द बोरोवर्स, जो उनको प्रॉब्लम हुआ था वही। और ये सब प्रॉब्लम्स क्या था वो मैंने ऑलरेडी अपने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण वाले वीडियो पे भी डिस्कस किया है। अब वो सब की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ था, ओवर लेवरेज हो गए थे बोरोवर्स एंड दे जस्ट कुडंट पे बैक द लोन्स, और ये MFI सेक्टर को हिट किया था। इन ये FY 25 में इनका फुल ईयर लॉस भी हुआ था। लॉस रोज टू अराउंड 1,000 करोड़ प्लस पहुंच गया था इनका इन FY 25, एंड Q4 FY 25 alone reported a loss of I think around 400 crores, so pretty big number out there। एंड जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और सारे MFI प्लेयर्स में ये प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट हुआ, एक स्ट्रिक्टर मेजर्स लेना स्टार्ट हो गया था। एंड इट्स फॉर स्पंदन इट स्टार्टेड सिंस आपका जनवरी 2025 से ही ये शुरू हो गया था देखना what these people were doing कि एक गाइडलाइंस निकला था कि there is a pressure in the microfinance space। So what these microfinance players were doing कि जो भी कस्टमर्स है जिनका 60+ डेज का डिफॉल्ट है, राइट, या 60+ डेज का ओवरड्यू है, उनको वो लोन्स नहीं देते थे।
बट स्पंदन का था कि वो इस ये क्राइटेरिया को और स्ट्रिक्टर रखा। स्पंदन ने क्या किया है, वो 30 उन्होंने क्राइटेरिया को और स्ट्रिक्ट रखे। दे आर सेइंग कि अगर इंडस्ट्री 60 प्लस डेज ओवरड्यू वाले कस्टमर्स को लोन नहीं देती है, तो स्पंदन वुड कीप इट टू 30 प्लस डेज। मतलब वो ज्यादा स्ट्रिक्ट था, अगर आपका 30 प्लस डेज का लोन ओवरड्यू है या ड्यूज ओवरड्यू है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। सो दे वर ट्राइंग टू कीप दिस मच मोर स्ट्रिक्टर टू लाइक इम्प्रूव देयर एसेट क्वालिटी, और एसेट क्वालिटी को एक बेटर लेवल पे ले जाने का प्लान था। दीज आर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। स्टोरी तो आई थिंक आप समझ गए होंगे एमएफआई साइकिल का क्या है, रिकवरी फेज पे है, एंड FY 27 में इसे ट्रैक करते रहना है। बट स्पेशली स्पंदन स्फूर्ति में क्या था, उन्होंने क्या किया, वो मैं आपको अभी उस तरीके से आई एम explaining you, right? So FY 25, as I said, was very painful, and Spandan started reacting to it very early. January 2025 से ही 30 plus dues, 30 plus days का जिन customers का dues था, उनको loans देना इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। So वो FY 25 का एक story इस तरीके से गया, and FY 26 was basically again a cleanup year. Uh, इनका एक न्यू एमडी, एक नई नई सीईओ आए थे। आई थिंक हिज नेम वाज वेंकटेश कृष्णन, जिन्होंने ज्वाइन किया था स्पंदन को एज द न्यू एमडी एंड द सीईओ। और उनके आते साथ द होल क्लीन अप स्टार्टेड हैपनिंग। सो फुल ईयर नंबर्स भी अगर आप देखो, फुल ईयर नंबर्स में भी आपको थोड़े प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। बट अगेन लाइक आई एम सेइंग कि फुल ईयर पे FY 26 फुल ईयर पे देयर वाज लॉट्स ऑफ क्लीन अप दैट वाज हैपनिंग, राइट? Q4 नंबर्स देखोगे तो आपको वो क्लीन अप का एक बेनिफिट देखने मिलता है। सो फुल ईयर नंबर्स क्या थे? AUM जो एसेट अंडर मैनेजमेंट डिक्लाइंड फर्दर कंपेयर्ड टू FY 25, इट डिक्लाइंड बाय 35%, राइट? एंड द कंपनी केप्ट श्रिंकिंग FY 26 में फुल ईयर नंबर्स पे भी। आपका बट जो आपका Q4 FY 26 था, वो आपका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि वहां पर जो AUM है ना, वो 12% इंक्रीज हुआ था क्वार्टरली बेसिस पे। Q4 ओवर Q3 आप देखो FY 26 का, तो आपको AUM पे एक 12% का राइज देखने मिलता है। एंड disbursements also increased 30% in Q4, and the full year, as I said, कि एक simple terms में देखा जाए तो FY 26 was a problem, FY 25 was a problem, and FY 26 as a full year was a problem. But Q4, just look at Q4 FY 26, it was a recovery phase, और Q4 FY 26 से ही आगे का चीजें हमें देखना important हो जाता है। So इनका Q4 में भी numbers were good. There are some terms which they are using, और जिसके basis पे it becomes important to understand this company much better and analyze it going forward FY 27 में। So एक X bucket efficiency होता है। अब ये X bucket efficiency क्या होता है? X bucket efficiency is basically आपके जो भी पुराने बोरोवर्स थे, जो आपको टाइमली लोन्स जो आपके पुराने बोरोवर्स थे, जो आपको टाइमली लोन्स रीपे कर रहे थे, आर दे रीपेइंग दोज लोन्स at the same pace this month, and are they repaying the loans timely this month? मतलब जो आपके अच्छे कस्टमर्स थे, बेसिक टर्म्स में जो आपके अच्छे कस्टमर्स थे, are they still your good customers or not? वही आपका X bucket efficiency होता है। और Q4 FY 26 में एक अच्छा इनका नंबर भी आया था। आई थिंक their numbers rose from 99% in October 2025 to almost 100% in March 2026। तो वो एक राइज उस एक्स बकेट एफिशिएंसी में देखने मिलता है। बिकॉज अब ये क्या है, एक्स बकेट एफिशिएंसी इज द टाइप ऑफ लीडिंग इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड आपके एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम्स होंगे कि नहीं। बिकॉज एक्स बकेट एफिशिएंसी बेसिकली है क्या? एक्स बकेट एफिशिएंसी कंटेन्स ऑल योर बोरोवर्स, जो आपको ऑल योर गुड बोरोवर्स जो आपको टाइमली लोन्स की रिपेमेंट या टाइमली EMIs पे करती थी पहले, राइट? So it just tells you कि if this X bucket efficiency is increasing from 98% to 100%, that just means your जो आपके लोन्स पहले अच्छे से पेमेंट होते थे जिन बोरोवर्स के थ्रू, वो कंटिन्यू होते रहेंगे और बेटर होते रहेंगे, वो और बेटर तरीके से आपके EMIs को पे करेंगे। So your asset quality will go up from here, right? That's what X bucket efficiency is, and ये number इस कंपनी के लिए ट्रैक करते रहो। It's a very important number and a leading indicator of getting your loans back। उस हिसाब से इसको कंसिडर करके चलो। नाउ एक और इनका टर्म है पार करके, विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एट रिस्क। योर पोर्टफोलियो एट रिस्क इज बेसिकली जो आपका लोन्स है
उस लोन्स का व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज लोन्स आर यू एक्सपेक्टिंग विल डिफॉल्ट और विल नॉट बी पेड ऑन टाइम। सो एक पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क होता है कि इतना मैंने लोन्स दिया है, इसमें से 2 या 3% मुझे लगता है कभी रीपे नहीं होगा या डिले हो जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे वो लोन्स को लोन्स मुझे वापस मिलने में, राइट, वो पोर्टफोलियो एट रिस्क हो जाता है। एंड ये जब भी आप देखते हो कि पोर्टफोलियो एट रिस्क कोई भी बैंक का या कोई भी एमएफआई का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स द बैंक इज सीइंग कि उनका एसेट क्वालिटी आगे जाके वीकेन होने वाला है, बिकॉज बैंक खुद बोल रहा है कि भाई इतना मैंने लोन्स दिया था उसमें से इतना परसेंट तो मुझे पता है मैं मुझे मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा या कभी मिलेगा ही नहीं। सो उस पोर्टफोलियो एट रिस्क पे एक दीज बैंक्स प्रोविजंस डालती है और उसकी वजह से आपका पैट भी प्रॉफिट्स में भी हिट मिलता है। बट अगर आप स्पंदना स्फूर्ति का अगर आप पोर्टफोलियो एट रिस्क देखोगे FY 25 में इट वाज वेरी बैड, बट FY 26 फुल ईयर नंबर देखें तो इट शोड सम इम्प्रूवमेंट। तो ऑब्वियसली वहां पर एक बेनिफिट देखने मिलता है। सो दीज टू जो मेट्रिक्स मैंने बोला, एक्स बकेट एफिशिएंसी एंड पोर्टफोलियो एट रिस्क, ये दो numbers are improving in FY 26 and it even got better in Q4 FY 26। सो ये दो नंबर्स आगे जाके इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू एनालाइज कि इनका जो मेट्रिक है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर ये दो नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं, जैसे अगर एक बकेट एफिशिएंसी कम हो जाता है तो अगेन आपका एसेट क्वालिटी वीकन हो जाएगा, बिकॉज आपके जो पुराने अच्छे बोरोअर्स थे वहां से उनको वहां उनका रीपेमेंट मिलना प्रॉब्लम है। दैट सजेस्ट कि एक्स बकेट एफिशिएंसी कम हो रहा है। पोर्टफोलियो एट रिस्क अगर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली अगेन इट इज अ परसेंटेज ऑफ लोन बुक जिससे आपको रीपेमेंट्स नहीं मिल पाएंगे टाइमली। सो इस पे ये दोनों पे प्रोविजंस बैंक को या एमएफआई को जो कंपनी है उसको प्रोविजंस ज्यादा डालने पड़ेंगे, आपके प्रॉफिट्स हिट होंगे, आपके आरओए नंबर्स भी हिट होंगे। सो ये दो मेट्रिक एक्स बकेट एफिशिएंसी एंड पोर्टफोलियो एट रिस्क को चेक करो, अगर डिक्लाइन होते हैं, खराब होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं आपको। सो एज आई सेड FY 26 numbers were weak, Q4 FY 26 was good, बट अगेन आप ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ एक गुड क्वार्टर को देख के, बट इसका भी एक नोट डाउन करना जरूरी है, बिकॉज वहां से एक छोटा रिकवरी देखने मिल रहा है एंड उसी को ट्रैक करते रहना है। 2-3 मैट्रिक्स मैंने जो डिस्कस किए वो ट्रैक करो, आरओए नंबर्स ट्रैक करो, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है वो ट्रैक करो, उस हिसाब से इस नंबर को, इस क्वार्टरली नंबर्स को देखो। एंड आई थिंक वही है सारे एमएफआई स्पेस का, यही स्टोरी है। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई नो, बट दिस इज हाउ आई विल बी रीडिंग इट, इट्स हाउ आई हैव रिसर्च्ड अबाउट दिस कंपनी और हाउ आई हैव रेड इट। इट्स नॉट अ बाय और अ सेल रिकमेंडेशन कहीं पर भी, इंफॉर्मेशनल कैटेगरी पे जाके मैं बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ हाउ आई रेड इट, और इस पे आप ट्रैक कर क्या कर सकते हो। और इनका अगर कॉन कॉल पे देखा है तो कंपनी हैज सेड कि दे हैव बीन इंक्रीजिंग देयर डिसबर्समेंट्स एवरी मंथ, डिसबर्समेंट्स एवरी मंथ फॉर एवरी क्वार्टर इज गोइंग अप, राइट, दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। और न्यू बुक तो मैंने बोल दिया, जो न्यू बुक और ओल्ड बुक 80-20 का जो डिफरेंस था, न्यू बुक इज ऑल सजेस्ट कि आपके बेटर क्वालिटी कस्टमर्स आर देयर इन द न्यू बुक। ओल्ड बुक में सब पुराने जो जिनका थोड़ा क्वालिटी इश्यूज था वो 20% में आ जाते हैं। वो चीज भी डिस्कस हो गई आपकी। सो अगेन उन्होंने अपने कॉन कॉल पे भी डिस्कस किया था अबाउट हाउ दे आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टर क्रेडिट रूल्स। आई थिंक मैंने भी पहले भी डिस्कस कर दिया था ये पॉइंट कि इंडस्ट्री में 60+ डेज वाले कस्टमर्स को लोन्स जल्दी से नहीं मिल रहा है, बट स्पंदना इसको और स्ट्रिक्ट कर रहा है एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग लोन्स टू कस्टमर्स हु आर 30+ डेज ओवर ड्यू। सो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली दे आर एमिंग टू कीप देयर लोन बुक मोर गुड क्वालिटी एंड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ एम कर रहा है। सो दीज आर सम एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स जो दे आर डूइंग ताकि आगे जाके उनको एक गुड एसेट क्वालिटी मिले। सो ट्रैक करना है, जस्ट ये देख के ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि मैनेजमेंट सब अच्छी चीज कर रही है सो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू कीप ट्रैक की जो कर रही है, ट्रैक करते रहो जो कर रही है उसका एक्चुअली बेनिफिट देखने मिल रहा है कि नहीं। दैट पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है स्पंदना स्फूर्ति के लिए, और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, एंड ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स के कॉन कॉल में भी ये पर्टिकुलर पॉइंट देखने मिला है। एंड दिस पॉइंट इज दैट द जीएलजी जो ग्रुप लोन्स, जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट था ना, राइट,
जिसमें दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू रूरल वुमेन इन जो ग्रुप पे आते हैं, वो ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट थोड़ा सा वीकन हो रहा है, राइट? And that's why these microfinance players are now shifting towards retail finance products, that is individual loans, secured loans, loans against properties. ये टाइप के लोन्स पे वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी कर रही थी रिटेल फाइनेंस पोर्टफोलियो के थ्रू, और वो उनका एक तरीका अलग था। वो अपने माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर्स थे, ओल्ड कस्टमर्स थे, उन्हीं को कन्वर्ट करके रिटेल फाइनेंस जोन में ले आते थे। स्पंदना का क्या है, स्पंदना ने ये चीज करने के लिए एक मर्जर कर रहे हैं। आई थिंक वो विद सीएफएल, क्रिस फाइनेंशियल लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके साथ वो मर्जर कर रहे हैं। और ये मर्जर के थ्रू दे विल एंटर द इंडिविजुअल जोन, इंडिविजुअल लोन्स वाला एस्पेक्ट पे इस कंपनी के थ्रू एंटर करेंगे वो। सो ये भी देखा जाए तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी रिटेल फाइनेंस पोर्टफोलियो पे जा रही थी। स्पंदना का भी एम यही है कि वो ऐसे ग्रुप लोन्स को थोड़ा थोड़ा कम करके दे मूव टुवर्ड्स द इंडिविजुअल लोन्स वाला कैटेगरी। और ये जो सीएफएल है, जो क्रिस फाइनेंशियल लिमिटेड है, जिसको स्पंदना ने जिसके साथ स्पंदना मर्ज कर रहा है, स्पंदना ओन्स आई गेस 99% ऑफ दिस कंपनी। उसका खुद वो सीएफएल का खुद का लोन बुक और एसेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग, राइट? इफ आई हैड टू लाइक टेल यू द डेटा, सीएफएल्स ओन एसेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग। उस पे जो जीएनपीए नंबर होता था वाज 11.5%, 11.5% लास्ट क्वार्टर, विच हैज गॉन डाउन टू 6.5%। तो इट टेल्स यू कि जो कंपनी के थ्रू अपने इंडिविजुअल लोन्स वाला सेगमेंट चालू करेंगे, उसमें उस कंपनी के अंदर भी एसेट क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज कि मैं ये नंबर्स जो हो रहा है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, एंड मैनेजमेंट जो करने वाली है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि ये अच्छा ही करती रहेगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग फॉरवर्ड। हो सकता है बहुत खराब भी करे आगे जाके, एंड Q4 जस्ट अ सरप्राइज क्वार्टर, आगे का क्वार्टर भी खराब हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। But the case out here is that all the microfinance players are seeing some recovery going forward. So it becomes important कि you keep a track of the microfinance players, right? FY27 का guidance भी अगर देखो तो AUM पे they are guiding 6,500 करोड़ का guidance दिया है, which is I think 40-45% का राइज है उस पे। और एक्स बकेट एफिशिएंसी देखना है, पोर्टफोलियो एट रिस्क देखना है, फिर इंडिविजुअल लोन्स और माइक्रो एलएपी लोन्स कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं वो देखना है। बिकॉज ये माइक्रो एलएपी एंड इंडिविजुअल लोन्स जो होते हैं वो एक कोलैटरल के साथ भी आते हैं, तो वहाँ आपको एक एसेट क्वालिटी भी वहाँ पे थोड़ी अच्छी देखने मिलती है। और ये सब लोन्स थोड़े लार्जर टिकट साइज पे होते हैं, तो डिसबर्समेंट्स पे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलती है, इंक्रीज हो सकती है डिसबर्समेंट इस केस में। सो ये दो कैटेगरी को भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी पे तो उन्होंने कोई FY27 का गाइडेंस नहीं दे रखा, बट एक्स बकेट एफिशिएंसी पे वो बोल रहे हैं कि वो लोग 99.5% तक का मेट्रिक लेके चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% मान लो, और वो मेंटेन करते हैं। तो लाइक मैंने आपको बताया, वो एसेट क्वालिटी बेटरमेंट के लिए ही एम कर रहे हैं, और कलेक्शन एफिशिएंसी पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। वही जो एग्जैक्ट सेम लाइन था उनका जो इन्होंने कॉन कॉल पे बोला है। सो आई थिंक यही आपको इस कंपनी के लिए देखना है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, didn't go too deep into each and every aspect, but I think the core crux was this कि रिकवरी एक Q4 FY26 से रिकवरी देखने मिली है, एक्स बकेट एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, पोर्टफोलियो एट रिस्क में आपको एक एफिशिएंसी देखने मिल रही है, आपको एसेट क्वालिटी जीएनपीए और नेट परफॉर्मिंग एसेट पे आपको एक अच्छे एसेट क्वालिटी उस एरिया पे आपको देखने मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबल हो गई थी इन Q4, 5 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इनका इन Q4 FY26। फुल ईयर मत देखो, अब आगे के क्वार्टर्स ट्रैक करते रहो, देखना क्या है AUM, आपको देखना क्या है FY26 के लिए। बेसिकली वी हैव टू ट्रैक द AUM ग्रोथ हियर, बिकॉज 40-45% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं FY27 के लिए। सो आपको हर क्वार्टर देखना है कि वो टारगेट तक जा रहा है कि नहीं। एसेट क्वालिटी देखते रहो, एक्स बकेट एफिशिएंसी, पोर्टफोलियो एट रिस्क देखो, प्रोविजंस देखते रहो, बिकॉज मोर प्रोविजंस को करते रहेंगे, दैट मीन्स उनको एक अंदर से उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि देयर लोन्स विल बी रीपेड और नॉट, और वो प्रॉफिट्स पे
हिट होगा आपका, और न्यू जो सेगमेंट पे एंटर कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोन्स एंड आपका माइक्रो एलएपी लोन्स, उसका ग्रोथ देखो, क्योंकि वहां पे आपको वो एंटर करेंगे तो डिसबर्समेंट्स भी हाई देखने मिल सकते हैं आपको, और लार्ज टिकट साइज पे काम होती है, एंड आपको एसेट क्वालिटी पे भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है, क्योंकि कोलैटरल बेस्ड लोन्स होता है ये, राइट? सो ये सेगमेंट देखो, देन आई थिंक, लाइक आई सेड, बैलेंस शीट पे इक्विटी इरोड हुआ था इन FY 26, बट लॉस दिखाया था उन्होंने, काफी अच्छा लॉस दिखाया था उन्होंने FY 26 में। सो वो भी एक वो इम्पैक्ट तो देखने मिला था, बट अगर आप FY 27 के लिए क्वार्टर्स को इस इन सब मेट्रिक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप चेक करते हो, तो you'll अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज लुकिंग एंड how to track the company going forward. So I think most of the hard work these companies have done in FY 26, FY 26 में काफी क्लीन अप ईयर जैसा था, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत प्रोविजनिंग की, बहुत राइट ऑफ किए, और स्ट्रिक्टर क्रेडिट रूल्स निकाले, वो सब का बेनिफिट आपको हो सकता है FY 27 में देखने मिले, बट रैंडमली डोंट अज्यूम कि हाँ बेनिफिट देखने मिल ही गया है या मिल ही जाएगा। आपको ट्रैक करते रहना है, क्या ट्रैक करते रहना है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इस हिसाब से आई थिंक देखना है, लंबा भी हो गया वीडियो आई थिंक। I think that's the core crux of the whole microfinance space, and the whole this was the whole video on Spandana Spurti.